मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दे में आज हम बात करेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना की और उसके बाद किस तरह से अब जरूरत हो रही है आयात करने के टीकों की। दरअसल देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, भले ही अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन राजधानी मुंबई में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। अब रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। इस बीच बीएमसी इस बात को लेकर प्रयास तेज कर रही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसी क्रम में अब वैक्सीन विदेशों से आयात करने पर विचार चल रहा है। विदेशों से वैक्सीन आयात को लेकर बीएमसी और राज्य सरकार की बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि मकसद ये है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर तीसरी लहर में नुकसान को कम किया जा सके। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का कहना है कि राज्य सरकार का वैक्सीन टेंडर बहुत बड़ा हो सकता है, यानी करीब 4 करोड़ तक। ऐसे में कोई भी विदेशी सप्लाई इस वक्त इतने बड़े टेंडर को मैच नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम मुंबई के लिए 50 लाख वैक्सीन का टेंडर निकाले तो 2-3 बड़ी कंपनियां आ सकती है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कम से कम मुंबई के लिए विदेश से वैक्सीन मंगवाई जाए। इसके लिए टेंडर भी निकाला जाएगा और ऐसे में जिसमें कोई भी अप्रूव वैक्सीन टेंडर शामिल हो सकता है, जैसे स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन। बीएमसी इन कंपनियों को कोल्ड चेन तैयार करने के लिए अतिरिक्त पैसा अदा करेगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन की प्रचुर मात्रा के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत तो हुई है। हमने बीएमसी से वैक्सीन मंगाने के लिए वैश्विक तौर पर देखने को कहा है। आपको बता दें कि बीते साल कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक मुंबई और महाराष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अब जबकि तीसरी लहर आने की बात की जा चुकी है तो सरकार और बीएमसी वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का प्रयास कर रही है। भारत में पिछले महीने ही वैक्सीन, जी हाँ, विदेशी वैक्सीन के लिए देश का दरवाजा खोल दिया गया है और ऐसे में उधर ओडिशा सरकार ने भी राज्य में वैक्सीन की किल्लत को खत्म करने के लिए विदेश से वैक्सीन मंगाने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि इसके लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। चलिए आज हम इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर जो राज्य सरकारें हैं विदेशों से आयात करने पर अब वैक्सीन को विचार कर रही है कि वैक्सीन को अब विदेशों से आयात किया जाए, लेकिन इस फैसले को किस तरह से देखा जाए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले जी जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी है आईएमए के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय गंभीर जी जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी है डीएमए के। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मेरा डॉक्टर जयेश जी आपसे है, किस तरह से इसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि ये सही फैसला है? अगर कोरोना की वैक्सीन की किल्लत को दूर करना है तो विदेशों से आयात करना होगा। आज के तारीख कल 2 वैक्सीन तो हमारे पास है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। स्पुतनिक तो पहले ही आ पहुंचा है और दूसरे 2-3 वैक्सीन के आने की तैयारी है। जैसे लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट के पास लोन की इंक्वायरी की है, फाइजर भी तैयार है आने के लिए। तो अगर पास आज के तारीख में वैक्सीन और कोविड जो 2 वैक्सीन इंडिया में बनने वाली है, क्या मौलिक तारीख में अपना पॉपुलेशन देखने के हिसाब से वेव्स जो तरीके से सेकंड है, थर्ड आने वाली है, तो शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड में हमने वैक्सीनेशन को पूरा करना चाहिए। मतलब ये है कि लोगों को वैक्सीनेशन मिले। तो अगर ये लक्ष्य रखते हैं तो हमारे पास उतनी वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं है, उसमें बाहर से लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी वैक्सीन बाहर की अवेलेबल है एंड गवर्नमेंट का ये फ्री कोटा है और हर हेल्थ सब्जेक्ट जो है तो स्टेट को भी अवेलेबल है करने के लिए। ये वैक्सीन जैसे इमरजेंसी के तौर पर कोरोना ये में आपको मालूम है कि एक डिजास्टर है,
तो कैसे भी ट्रीट करना चाहिए 99%, वो टू फाइट इट आउट, और फाइट करने के लिए ऑल मेजर्स अप्लाइड, तो उसमें बाहर से लाने की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अजय, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि जो देश में वैक्सीन बन रही है उसको ज्यादा तवज्जो, उसको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, या फिर विदेश से मंगाकर वैक्सीनेशन के काम को और ज्यादा तेजी लानी चाहिए? देखिए, धन्यवाद। मैं नेशनल कमिटी इम्यूनाइजेशन में रह चुका हूँ 2018 तक जी। ड्यूरिंग दिस टाइम हमने भारत देश में नए नए वैक्सीन में अपने नेशनल प्रोग्राम में ऐड करी हैं, जिसके अंदर एक हमारी रोटा वायरस है, निमोकोकल है, पेंटावलेट वैक्सीन है। अपने वैक्सीन की कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं। लेकिन हुआ यह कि हमारी जो अंग्रेजों ने हमारे सेंटर बनाए थे, जो हेस्टिंग्स में बनाए थे, हमारे उसने गुंडी में बनाए थे, तो उसके अंदर उन्होंने बीच में देखा गया कि सरकार ने वो वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए। हमारे देश में बहुत रोबस्ट एक इंडस्ट्री दे के गए थे और वो बंद कर दी। और हुआ क्या कि प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर आ गए, उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की ठीक वैक्सीन बनाने की। हमने प्लान नहीं किया और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी कि हमने आगे का कभी भी इस टाइप की जरूरत पड़ेगी कि हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो हम 12 में से 6 प्लांट तो हमारे बंद हो गए थे और 6 में से सिर्फ 3 प्लांट हमारे काम कर रहे हैं। और हमने उन वैक्सीन पर ध्यान दिया जिसको एक्सपोर्ट करना है। हमने अपने देश की प्रायोरिटी ना देखते हुए विदेशों के प्रायोरिटी से, क्योंकि फंड हमारे को कहाँ से आ रहे थे? फंड बाहर से आ रहे थे, WHO से आ रहे थे, बिल गेट्स से आ रहे थे, तो हमने वो किया। तो ये हमारी प्लानिंग में बहुत गैप था जो नेशनल कमेटी में कई बार उभर के आया। लेकिन ये सारी चीज वर्ल्ड बैंक, WHO से प्रभावित होती है। तो हमारे पॉलिसी मेकर ने, सिविल सोसाइटी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनको सुनना चाहिए। अभी समय है कि इंडिपेंडेंट लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए और वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस समय। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें सिविल सोसाइटी का, पत्रकारों का, डॉक्टरों का और प्रेशर ग्रुप का सुनना है, वो नहीं सुना तो तभी करके कोलैप्स हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं डॉक्टर अजय? इसके पीछे वजह ये मानता हूँ कि मेरे एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम बनाया है सरकार ने, उससे मेरा हर एक जिले से डाटा आता है। और आपको ये पता लगा होगा ये प्रोग्राम 10 साल से चल रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी भी 90% डॉक्टर आधार ही काम कर रहे हैं। तो हमने उन प्रोग्राम को, फीडबैक को प्रॉपरली नहीं लिया, डाटा कीपिंग प्रॉपरली नहीं लिया और सर्वेलेंस प्रोग्राम कंटिन्यूएशन में नहीं किया, और ये इसको हमने इग्नोर किया है। वो आता था, थोड़ा सा हम लोग मरते थे तो वहां पे चले जाते थे कि गोरखपुर में चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, एंसेफेलाइटिस आ गया। हमने प्लान्ड वे से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी और पेटेंट्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे काम नहीं किया। ठीक है डॉक्टर जयेश, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको भी लगता है कि एक प्लान वे से, एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हुआ? आज यही वजह है कि हमें विदेशों से आयात करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। राज्य सरकारें इस बारे में विचार कर रही है कि विदेशों से वैक्सीन मंगाई जा सके। गवर्नमेंट का हमेशा डेफिशिएंट रहा है, नॉट ओनली इन वैक्सीन। आप समझो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ऑक्सीजन, सिंपल PPE किट है, मास्क, ये छोटे छोटे चीज के पीछे से कोरोना में हम लोग एफिशिएंसी रहे हैं। और आज के तारीख में आज जो मैक्सिमम चाहिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो वैक्सीनेशन, अगर आपको मानते हैं कि वैक्सीन एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, तो जब भी वैक्सीन हम लोग डेवलप कर रहे थे इंडिया में 2 जगह पे, तो उसी टाइम पे उनको ये सोचना चाहिए था कि भाई हमारा वैक्सीन का टोटल कैलकुलेशन कितना रहेगा, एक डोज में कितना रहेगा, सेकंड डोज में कितना रहेगा, तो वो हिसाब से हर महीने का हमारा कोटा कितना आना चाहिए। तो वो बैकवर्ड में जाके उन्होंने उसी जगह पे प्रोडक्शन करने के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया है, वो डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए भी दे नो चॉइस बट टू आज बाहर से मंगवाना जरूरी पड़ रहा है उनको। अभी इंटरनली और 10 जगह पे खोलेंगे, उसका टेस्टिंग होएगा, उनका क्वालिफिकेशन कैसा रहेगा, तो क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन जो भी वो दूसरे सेंटर तैयार करेंगे वो अप टू द मार्क होने चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का इफेक्ट नहीं अच्छी तरह से हो जाएंगे
तो वो डेफिशिएंसी रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो बाहर के सेंटर को जो खोलने को चालू करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, अलाउ करेंगे, बराबर है, लेकिन तब तक चॉइस नहीं है हमारे पास में आज की तारीख। बिल्कुल डॉक्टर अजय, सवाल इस बात को लेकर भी है सर। इससे पहले हमने देखा कि कई कंपनी निर्माताओं का ये भी कहना है कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों का ये भी कहना है कि बीच में सबसे पहले ऑर्डर आए, उसके बाद बीच में ऑर्डर्स नहीं आए तो जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई, और यही वजह है कि जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे फिर चलती गई, उसको फिर तेज करने में थोड़ा वक्त लगा। अगर पहले से ही प्रोडक्शन जो है वो तेज रहती, मांग बहुत ज्यादा तेज रहती, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा होता। तो क्या ये भी एक खामी है कि हमने बीच में देखा कि कोरोना कम हो गया है तो सरकार भी सुस्त हो गई, लोग भी सुस्त हो गए, कोरोना नियमों का उल्लंघन भी किया गया, और ये भी वजह है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा? देखिए, मल्टीपल इश्यूज हैं। कोवैक्स जो हमारा WHO ने दिया था, जब हमको ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन यहाँ बनाने को दी गई थी, तो उसके साथ ये कहा कि हम कुछ वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे, पूरे देशों को देंगे। बाकी देशों ने नहीं दी, लेकिन हमारे भारत देश ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए उसकी मदद करने की कोशिश करी। लेकिन बीच में हमने ये टोटलिटी में वैक्सीन है, जीनोटाइपिंग शिफ्टिंग जो हो रही थी, जीनोटाइपिंग सीक्वेंसिंग हो रही थी, उसको यहाँ पे 1% से कम किया गया, जबकि वो 5% से ज्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पे हमारे जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की हमारा पेटेंट खत्म हो, तो ऐसा ही 2 मैन्युफैक्चरर को छोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तो अपने बाकी मैन्युफैक्चरर को देना चाहिए था सिर्फ वो तो देखो ऑक्सफोर्ड से आया था, और वो जो नीड आई थी, चाहे वो हमारे भारत बायोटेक के इल्ला साहब हो, उन्होंने भी तो बाकियों को देना चाहा था। ये तो देश की बात है, इमरजेंसी की बात है, तो लड़ाई की बात है, इस समय कोई मुनाफा की बात नहीं हो रही है। तो इसमें सरकार का भी आंकलन गलत था, और प्राइवेट कंपनी ने भी चीज बहुत दबा के रखी अपने पास। हमारे पास इंडिया में कम से कम 10 लोग हैं जहाँ पे ये वैक्सीन बन सकती है, लेकिन वहाँ पे उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अलाउ नहीं किया। तो इसके पीछे जो भी पॉलिसी मेकर से जो भी प्रेशर ग्रुप था कि उन्होंने कुछ कंपनी को ही क्यों अलाउ किया, बाकियों को क्यों नहीं अलाउ किया, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जयेश, क्या वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बस 2-3 कंपनियों को अलाउ किया गया, उसके अलावा नहीं अलाउ किया गया? क्या पैमाना होता है, किस पैमाने के आधार पर ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि आगे बढ़ाया जाता है कंपनियों को, या फिर उन कंपनियों को टेंडर दिया जाता है? आखिर 2 या 3 ऑप्शन ही क्यों है, जबकि कई नेता ये कह चुके हैं, कई बार ये कहा जा चुका है, कई बार डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया है कि देखिए 2 या 3 कंपनियों के भरोसे ही पूरे देश को वैक्सीनेट करना ये जाहिर तौर पे बहुत मुश्किल है। ऐसे में कई और जगह भी आपको सोचना चाहिए, विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। फिर क्यों नहीं कहा गया? डॉक्टर अजय जिस बात को कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक बात करूंगा कि जो वैक्सीन का जो तैयार करने वाले इसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए था। आज हमारे इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, लेकिन हर फार्मा कंपनी वैक्सीन सेक्टर में नहीं जाती है। कई कुछ सिलेक्टेड कंपनी ही वैक्सीन सेक्टर में है, और वैक्सीन सेक्टर में जैसे कोरोना ये नया कोरोना का पूरा एंटीबॉडीज चेक करना, उसका एंटीजन चेक करना, तो उसके बाद में जो डेड वायरस के पास से वैक्सीन तैयार करना, ये लंबी प्रोसीजर थी। और ये जब आज तक लोगों के कितने लोगों के पास ये नहीं थी वो टाइम पे, इसके लिए जैसे हमारे पास जो शील्ड आ गया, रेडीमेड जो हमारे पास आ गया वही टाइम पे, लेकिन कितने कंपनीज में ये आगे नहीं आए कि हमको ये करना चाहिए, और इसीलिए थोड़े बहुत कंपनी जो पीछे पड़ गए। और इसके लिए जो आप जो बोल रहे हैं कि सब कंपनीज को देना चाहिए, लेकिन कितने कंपनीज ने इसको मांगा भी नहीं, कि थोड़े कंपनी ने जरूर मांगा, नो डाउट, लेकिन वो टाइम पे इनको 2 जन को ये पूरा वैक्सीन करने का दे दिया था, और 2 दिन खाली 2 कंपनीज को देके सफिशिएंट नहीं है, ये उन लोग भी समझते थे। इसके लिए उन्होंने ऑप्शन रखा कि भाई बाहर से वो टाइम पे वैक्सीन मंगवा जाए। और पहले सेक्टर वैक्सीन पे, जैसे आपने एक क्वेश्चन में आपने पहले बोला कि शुरू में वैक्सीन लगवाने के टाइम पे फर्स्ट वैक्सीन लगवाने में ही जैसे पहले महीने के अंदर बहुत उनकी कठिनाई थी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वो टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ जैसे पेशेंट
समझ नहीं रहे थे कि क्या करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज स्टेज थे, काफी डॉक्टर लोग खुद नहीं ले रहे थे। तभी आईएमए आईएमए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि आईएमए डॉक्टर लोग पहले वैक्सीन ले लेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे वैक्सीन पकड़ा। फर्स्ट वीक में वैक्सीन का उनका जो सोचने वाला टेस्टिंग था, मतलब देने का पोर्शन था, वो 10% भी नहीं था। लेकिन थर्ड फोर्थ वीक से धीरे धीरे पिकअप हो गया। तो ये जो कंपनीज कह रही है कि भाई वैक्सीन का डिमांड नहीं था इसके लिए हमने तैयार नहीं किया, ये थोड़ा सा गलत है, ये नहीं मानता हूँ। बाद में 3-4 मंथ के बाद में अच्छी तरह से वैक्सीन का पिकअप हो गया और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोई वैक्सीन यूनिट बाहर गाँव भी भेजे हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर नहीं भेजती तो अपने पास में काफी आज तक रनिंग के लिए वैक्सीन अवेलेबल होता था। कितना वैक्सीन अब तक बाहर निकल गया है, यही बाबत। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि बाहर जो वैक्सीन भेजी गई उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कमियां आई हैं, खामियां आई हैं। डॉक्टर अजय, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अब किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाने चाहिए? देखिए, अब जो राज्य सरकारें हैं वो विदेशों का मुंह ताक रही है कि विदेशी कंपनियां आकर टेंडर ले और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके राज्य है उनको वैक्सीन मिल सके ताकि पूरी जनता को वैक्सीनेट किया जा सके। सवाल इस बात को लेकर है सर कि अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? जैसे आपने इससे पहले जिक्र किया कि कई और कंपनियों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और इसके अलावा क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाए जिससे कि वैक्सीन की भरपूर मात्रा हो सके, पूरी जनता को वैक्सीन दी जा सके, वैक्सीनेट किया जा सके? क्या कुछ कदम उठाने चाहिए डॉक्टर अजय? मैं पहले आपको मुबारक देता हूँ कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। देखिए, मैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी में रहा हूँ और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम करता रहा हूँ। हमने एक नेग्लेक्टेड डिजीज यानी कि इंडिया में डेंगू वैक्सीन की और मलेरिया वैक्सीन की कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पे निमोकोकल वैक्सीन और फ्लू की बात करेंगे। पहला यह है कि मेरे को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मेरे को क्या जरूरत है, मेरी कंट्री में किस चीज की जरूरत है, उसके लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत वर्ल्ड बैंक से अलग प्रेशर होता है, गावी से अलग प्रेशर होता है, फंडिंग एजेंसी से अलग प्रेशर होता है। और जो हमारे मंत्रीगण हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मैं बार बार कहता हूं कि सिविल सोसाइटी को, जैसे बाहर के देश में है कि जरूरत क्या है बंदे को, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में बदायूं में क्या जरूरत है, मेरे को वो देखना जरूरी है। तो पहली चीज ये है कि अपने एडवाइजरी ग्रुप को एक्सपेंड करें, पहली मेरी ये राय है। अभी एडवाइजरी ग्रुप कुछ चंद लोगों के हाथ में चल रहा है जो ब्लेंडर करी जा रहा है और हारी हुई टीम को या तो एक्सपेंड करना होता है या चेंज करना होता है। अभी भी सरकार, मेरे को दुख से कहना पड़ रहा है, अभी भी सरकार बहुत फिक्स है कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं। मैं करूंगा, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रेज करनी, अभी हमने आगे चलना है। आगे में नए एक्सपर्ट लाए जाएं, नए प्लानर्स लाए जाएं और इसको किया जाए। और जो हमारी रुकी हुई फैक्ट्रीज हैं जो हमारा स्केल अप कर सकती है प्रोग्राम, देखिए जेई वैक्सीन बन रही है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हो रही है वैक्सीन, सिर्फ 2 कंपनियां नहीं कर रही, 10 कंपनियां कर रही हैं। तो इन सब कंपनियों को लेके हमारे पास कैपेबिलिटी है और बाकी कंपनियों से पार्टनरशिप की जाए। जैसे रेड्डी ने स्पुतनिक की करी है, फाइजर वालों को फाइजर को मना कर दिया गया। यहाँ पे हमने कितना शोर मचाया दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से कि भाई फाइजर को आने दीजिए, लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट एक काम करना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, पॉलिसी चंद लोगों के हाथ में है जो कि देश के बारे में ना सोच के इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में सोच रही है। डॉक्टर लेले ने ठीक कहा कि वैक्सीन ज्यादा भी बना देते तो इतना एक्सपोर्ट का स्कोप था, सिर्फ ये वैक्सीन 5-7 कंट्री में बन रही है, इतना स्कोप था हमारा एक्सपोर्ट का कि हम पैसे भी कमाते और गुडविल भी कमाते। अब ये हुआ कि हम अपने घर के भी लायक नहीं रहे हैं, दूसरों की क्या मदद करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये बैड इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर गया है। एक सवाल इस बात को लेकर डॉक्टर लेले, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो हालात है, जो स्थितियां हैं वो तो खराब है ही, लेकिन अब जब थर्ड वेव आएगी तो और ज्यादा जो हालात है उसको खराब कर देगी, खास तौर पे बच्चों को लेकर भी। सर, अभी भी वैक्सीन की तो जाहिर तौर पे किल्लत है और ये कहा जा रहा है कि इस किल्लत को दूर करने के लिए विदेशों से आयात किया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी मान लेते हैं कि विदेशों से आयात कर लिया जाएगा, वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तमाम लोगों को, लेकिन सर बच्चों को लेकर एक बड़ी समस्या यहाँ पर पेश आ रही है और ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में अब अगर निशाना बनाया जाएगा कोरोना की तरफ से तो बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। क्या नहीं लगता कि इस और भी वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि बच्चों को कैसे वैक्सीनेट किया जा सके ताकि कोरोना से कम बच्चों को तो बचाया जा सके?
सो फार जो इंटरनेशनल पेपर्स और डिस्कशंस और स्टैटिस्टिक्स तैयार हो रहा है उसमें बच्चों को ये डिजीज ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है और उसका इंटेंसिटी भी अगर अफेक्ट हो रहा है तो बहुत कमती है। तो उसके लिए बच्चों को ये डिजीज का बहुत इश्यूज नहीं होना चाहिए ऐसे मैं समझता हूँ। और काफी जन का वही ओपिनियन है, इवन ICMR भी वही डिस्कस कर रही है आज के तारीख में। और ये जहाँ तक मैं मानता हूँ कि थर्ड वेव का है तो थर्ड वेव को प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन के साथ में मैं प्राइम इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ कि कुछ भी करके जितने आप ऑक्सीजन प्लांट बढ़ा सकेंगे, जितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जितने ऑक्सीजन आपको प्रोडक्शन हो सकेगा उतना आपको थर्ड वेव में जाके आगे जाके पेशेंट को कंट्रोल में रखने के लिए फायदा हो जाएगा। तो वैक्सीन के ऊपर थर्ड वेव के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। और जैसे आपने देखा कि एक वैक्सीन से लेके बाद में कम से कम 1.5 महीने में दूसरा डोज लगेगा, उसका और 15 दिन के बाद में उसको सफिशिएंट इम्यूनिटी होगी। कितनी इम्यूनिटी होगी आज के तारीख में हमको मालूम नहीं है, वेदर इट इज 75, 80, 90%, 100% इम्यूनिटी नहीं होने वाली है अगेन। तो वैक्सीन समझो हम लोगों ने दिया, उसके बावजूद भी 25% लोगों को कोरोना हो सकता है, होएगा तो वो लोअर पोर्शन में होएगा, लेकिन हो सकता है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो वैक्सीन ये एक चीज है। दूसरी मैक्सिमम गवर्नमेंट ने ध्यान देनी चाहिए वो चीज ये है कि वे ऑक्सीजन का तैयारी रखें क्योंकि ये सेकंड फेज में बहुत ज्यादा जगह पे ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से हमारे पेशेंट्स एक्सपायर। लेकिन सर एक सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सकता है, बेड्स की किल्लत को दूर किया जा सकता है और तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं सर उसको भी दूर किया जा सकता है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की जो किल्लत है उसको कैसे दूर किया जा सके? और ये कितनी बड़ी चुनौती है फिलहाल कि वैक्सीन तो सर हम प्रोडक्शन करवा लेंगे या फिर वैक्सीन की जो दिक्कतें हैं उसको दूर कर लेंगे, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से लेके आएंगे? डॉक्टर का तो उन्होंने थोड़ा सा परसेंटेज हल कर लिया है। जैसे उन्होंने इंटर्न और थर्ड MBBS स्टूडेंट्स और जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनको काफी जन को उन्होंने गवर्नमेंट को ये ट्रेनिंग देके वो लोअर लेवल के ऊपर जहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है वहाँ वो कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। उसी तरह से पैरामेडिकल जैसे हमारे पास नर्सिंग स्कूल्स है, कितने नर्सिंग स्कूल है उसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है। वो स्टाफ को थोड़ा सा ट्रेनिंग देके ये हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ को अच्छी तरह से, अभी अपने पास टाइम है, हम लोग 2 महीने का ट्रेनिंग है, उनको अगर करें और उनको जो मेन सिस्टम में से एटलीस्ट रोटेशन में सबको हम लोग नहीं निकाल लेंगे, रोटेशन में निकाल के अगर हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं हॉस्पिटल यूज के लिए तो डेफिनेटली ये पैरामेडिकल स्टाफ अपना तैयार हो जाएगा फॉर कोविड फाइटिंग, जैसे मैं मानता हूँ। तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप अभी लेने चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयेश आपका, और डॉक्टर अजय आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो तमाम राज्य सरकारें कदम उठा रही है, विदेशी कंपनियों को टेंडर निकाले हैं और वो वैक्सीन आयात करने पर विचार कर रही है, जाहिर तौर पर वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन की जरूरत है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी जनता को वैक्सीनेट किया जा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।